तो आज हमने पढ़ना है जीन एक्सप्रेशन। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये जीन क्या होता है। तो अब देखो ये जो हमारा डीएनए है, मैं अगर कहता हूँ कि ये हमारा डीएनए है, डीएनए के ये स्ट्रैंड हैं। तो अब इन डीएनए के स्ट्रैंड पर कुछ प्रोटीन बनाने वाले सेगमेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो सेगमेंट हैं, ये क्या है, डीएनए के स्ट्रैंड पर ये प्रोटीन बनाने वाले सेगमेंट्स हैं, जिनसे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इन प्रोटीन बनाने वाले सेगमेंट्स को हम क्या कह देते हैं, इनको हम कहेंगे जीन। इन प्रोटीन बनाने वाले सेगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। इनका काम क्या है कि इन्होंने बनाने हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन तो कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम। लेकिन इस राइबोसोम ने कौन सा प्रोटीन बनाना है, इस राइबोसोम ने कौन सा प्रोटीन बनाना है। मिसाल के तौर पर अब इस राइबोसोम को इंसुलिन प्रोटीन बनाना है। कौन सा, इंसुलिन का प्रोटीन बनाना है। अब इसको ये इंसुलिन प्रोटीन बनाने का जो मैसेज देगा, ये इंसुलिन बनाने का जीन देगा। इंसुलिन बनाने का जीन ये मैसेज एक आरएनए में कोड करेगा, जिसको हम कहेंगे मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आएगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम क्या करेगा, इसको ये प्रोटीन बनाकर दे देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जब जीन ने, इस जीन ने यानी इस डीएनए ने, डीएनए जीन बेसिकली क्या है, ये डीएनए है। इस डीएनए ने जब आरएनए बनाया, और फिर ये आरएनए गया किसके पास, राइबोसोम के पास, प्रोटीन बनाने का मैसेज लेकर। और ये जो पूरा प्रोटीन बन गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। और अगर आप जीन एक्सप्रेशन को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि जीन एक्सप्रेशन में किसकी सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की। तो कहने का मतलब ये है कि जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, जीन अपने आप को प्रोटीन बनाकर एक्सप्रेस करता है। अब देखें आपकी बुक में जो जीन एक्सप्रेशन से पहले एक बात जो बताई है यहाँ पर, अब देखें सेंट्रल डोगमा क्या होता है, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम ये सेंट्रल डोगमा जो है वो किसको कह रहे हैं। सेंट्रल डोगमा, आइडिया डेट डीएनए मेक प्रोटीन वाया एन इंटरमीडिएट आरएनए। यानी ये आइडिया कि ये डीएनए जो है वो क्या बनाएगा, डीएनए बनवाएगा प्रोटीन। डीएनए क्या बनवाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। और ये प्रोटीन किसके जरिए बनाएगा, एक इंटरमीडिएट बीच में क्या बनेगा, आरएनए। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, एक मैसेंजर आरएनए बनेगा, जिससे ये डीएनए क्या बनवाएगा, जिससे ये डीएनए प्रोटीन बनाएगा। तो ये वाला ये जो आइडिया है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए के थ्रू जो है वो क्या बनवाया जाता है, प्रोटीन बनवाया जाता है। इस आइडिया को हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में इसको कहा जाता है, इसी जीन एक्सप्रेशन को मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेंट्रल डोगमा। क्योंकि ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया डीएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक से लेकर जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तमाम में ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ माइनर डिफरेंस हैं, लेकिन तमाम में क्या होता है, ये जीन एक्सप्रेशन जो है वो सेम है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, तभी हम इसको कह रहे हैं सेंट्रल डोगमा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो जीन एक्सप्रेशन है, इसी के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम सेंट्रल डोगमा का टर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जीन एक्सप्रेशन की डिटेल में जाने से पहले मैं मिसाल के तौर आपको थोड़ा सा जो है ये बताऊं यहाँ पर। अगर तो मिसाल के तौर पे देखो, ये एक है डीएनए, हमारे पास ये डीएनए, ये डीएनए। डीएनए आपको पता है, दो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। ये अगर 3 to 5 है, तो ये कहाँ जाएगा, 5 से 3 की तरफ। अब मिसाल के तौर पे ये एरिया जो जीन है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यानी जिससे आरएनए बनेगा जिस एरिया से, तो उससे उसको यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या है, ये जीन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जीन है। अब हम यहाँ पर इस जीन को कुछ ऐसे में अगर डिवाइड कर दूं,
इस एरिया को मैं कह दूं कि ये वाला एरिया जो है इसको मैं प्रोमोटर कह रहा हूँ। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ये देखना, अभी नोट कर लें थोड़ा सा, ये इसको मैं प्रोमोटर कह रहा हूँ। और दूसरा वाला जो साइड है इसको मैं कह रहा हूँ टर्मिनेटर साइड कह दूं। इस वाले साइड को क्या कह दूं? टर्मिनेटर साइड कह दूं। और बीच वाला जो एरिया है, जो सेंटर वाला एरिया है, इसको मैं क्या कह दूं? इसको मैं कह दूं स्ट्रक्चरल जीन। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं स्ट्रक्चरल जीन कह रहा हूँ। अब डीएनए से जो आरएनए बनेगा, डीएनए से जब आरएनए बनेगा, तो डीएनए से आरएनए जो बनेगा वो भी किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3। यानी जो नया आरएनए बनेगा उसका एक एंड 5 होगा तो दूसरा एंड 3। यानी 5 से 3 की तरफ न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, ऐसे 5 से 3 की तरफ। तो इसका मतलब जो आरएनए बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऊपर वाले 5 to। तो ये जो बीच वाला एरिया है जिसको मैं स्ट्रक्चरल जीन कह रहा हूँ, ये सिर्फ आरएनए बनाएगा। ये सिर्फ क्या बनाएगा? ये आरएनए बनाएगा। और आरएनए बनाने का काम जो एंजाइम करता है उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जाकर जो बाइंड होगा, इसको कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ से डीएनए बनाना स्टार्ट करना है? मतलब उसको कैसे पता लगेगा कि मैंने जो है वो कहाँ से डीएनए बनाना स्टार्ट करना है? ये जो प्रोमोटर साइट है, इस प्रोमोटर साइट के इस एरिया से, जहाँ पर ये प्रोमोटर साइट एंड हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर आप देखो तो इस जगह से मैंने आरएनए बनाना शुरू करना है। इसको कैसे पता लगेगा? तो ये इससे पहले, क्योंकि जहां से आरएनए बनेगा उससे पहले इसमें प्रोमोटर मौजूद है, और प्रोमोटर में क्या होंगे? आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग साइट मौजूद होंगे। यानी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर बाइंड होगा प्रोमोटर का, और ये आरएनए बनाता रहेगा बनाता रहेगा बना, और यहाँ पर जब टर्मिनेटर साइड आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा। टर्मिनेटर साइड पर आकर क्या हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपकी बुक में इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जीन एक्सप्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मैन स्टेप्स। जीन एक्सप्रेशन को कितने मैन स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं? दो मैन स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन हो गया और दूसरा स्टेप क्या हो गया? ट्रांसलेशन। अब क्या है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन? अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो है वो डीएनए है, इस डीएनए से, ये डीएनए है, इस डीएनए से बन गया क्या? आरएनए। डीएनए ने क्या बना लिया? ये मैसेंजर आरएनए बना लिया। तो डीएनए से ये जो आरएनए बनने का प्रोसेस है, ये स्टेप क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। फिर जब ये मैसेंजर आरएनए जाएगा किसके पास? ये मैसेंजर आरएनए जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। ये मैसेंजर आरएनए किसके पास जाएगा? राइबोसोम के पास जाएगा। और राइबोसोम इसको क्या बना कर देगा? राइबोसोम इसको बना कर दे देगा क्या? ये प्रोटीन बना कर दे देगा। अब जो इसको राइबोसोम ने प्रोटीन बना कर दिया, प्रोटीन बनने का प्रोसेस जो राइबोसोम के अंदर हुआ है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ये वाला जो प्रोसेस है ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और फिर राइबोसोम से प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है ट्रांसलेशन। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन कहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ आ जाते हैं, लाइट की तरफ आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। पहला स्टेप क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन हम किसको कह रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। यानी आरएनए बनने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप है। इट अकर इन जी नॉट, जी1 एंड जी2 फेस ऑफ सेल साइकिल। मैंने आपको बताया था सेल साइकिल जो होती है उसके जो फेस होते हैं, जी1 फेस है, जी
G1 फेस होता है, S फेस होता है, G2 फेस होता है, और डिवीजन फेस होता है जिसको हम N फेस कहते हैं। इसके अलावा बाद जी नोड भी होता है। तो अब आप देखो, सिर्फ जो एस फेस है, जब डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, तो इस वक्त अपने आप को जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। इस वक्त अपने आप को जीन एक्सप्रेस नहीं करते। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, एम फेस होती है, माइटोसिस या मियोसिस, तो उस वक्त भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। जीन अपने आप को जो एक्सप्रेस करते हैं, यानी डीएनए से जो आरएनए बनता है, वो कौन से स्टेप में बनता है, वो कौन से सेल साइकिल के कौन से स्टेप्स में बनता, फेज में बनता है, जी नोट में, G1 में और G2 में। इसके अलावा बाकी जो दो फेज हैं, इनमें जो है वो जीन एक्सप्रेशन नहीं होता, या इनमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर देखे, किसके हवाले से, जीन एक्सप्रेशन के हवाले से। देख लेते हैं। इट रिक्वायर ओनली वन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज टू बी कंप्लीटेड, यानी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आरएनए जो बनता है, उसको सिर्फ आरएनए बनने के लिए सिर्फ कितना जो चाहिए, सिर्फ एक ही जो है वो आरएनए पोलीमरेज चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, और वो कौन सा है, आरएनए पोलीमरेज। अगर आपने, जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ी थी, तो उसमें डीएनए पोलीमरेज चाहिए थे, तीन दो तरह के डीएनए पोलीमरेज चाहिए थे उसमें। इसके अलावा उसके अंदर जो है वो आपको हेलिकेज एंजाइम भी चाहिए था, उसमें लाइगेज एंजाइम भी चाहिए था। लेकिन अगर कंपेयर करें इस आरएनए बनने के प्रोसेस को, तो इसमें सिर्फ एक ही जो है वो एंजाइम चाहिए होता है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आरएनए पोलीमरेज। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, इसको भी फर्दर थ्री फेजेस में डिवाइड किया गया है ट्रांसक्रिप्शन को। इस फेजेस में सबसे पहले इनिशिएशन फेज, वैसे तो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसको हमने तीन फेजेस में डिवाइड किया, इनिशिएशन फेज, इलोंगेशन फेज, और कौन सी फेज फेज है इसमें, टर्मिनेशन फेज है। यानी तीन फेजेस में इसको हमने क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, इनिशिएशन फेज से जो है वो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो इनिशिएशन फेज की अगर हम बात करें, तो ट्रांसक्रिप्शन बिगिन विद द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट द प्रोमोटर रीजन, a regulatory region of the gene that comprise binding site for the attachment of RNA polymerase। अब देखें, मैं फिर उसी तरफ जाता हूं जो मैंने पहले आपको बताया था, कि ये हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पे मैं फिर यहाँ पर एक बार बना देता हूँ वही चीज, कि ये डीएनए है, और डीएनए में ये 3 to 5 पोलरिटी है, और इसकी 5 to 3 पोलरिटी, दो डीएनए के स्ट्रैंड। अब मिसाल के तौर पे ये वाला एरिया जिसको मैं कलर दे रहा हूँ, ये एरिया, ये ट्रांसक्राइब होनी है, इसकी क्या होनी है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसके मैं यहाँ पर तीन पार्ट बना देता हूँ। पहला वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ प्रोमोटर। और जिसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ टर्मिनेटर। तो अब कह रहा है कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, तो जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मिसाल के तौर पे ये अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, ये है आरएनए पॉलीमरेज से, फॉर एग्जांपल ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, यानी मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए किस जगह पर बाइंड होगा, तो ये प्रोमोटर रीजन में जाकर जा क्या होगा, यहाँ पर बाइंड होगा। क्योंकि ये प्रोमोटर रीजन क्या है, ये रेगुलेटरी रीजन है, that comprises binding site of the attachment of RNA polymerase। यानी आरएनए पोलीमरेज जहाँ पर जाकर अटैच होगा, इसके बाइंडिंग साइट कहाँ पर मौजूद हैं, इसके अटैच होने के साइट कहाँ पर मौजूद हैं, इस प्रोमोटर रीजन में। इसके अटैच होने के साइट जो है वो इस प्रोमोटर रीजन में जो है वो क्या है, मौजूद हैं, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, अटैच होगा। ये प्रोमोटर रीजन क्या है, रेगुलेटरी रीजन है, यानी जहाँ से जीन क्या होगा, रेगुलेट होगा, जहाँ से जीन अपना एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट करना क्या करेगा, शुरू करेगा, जिसके आगे से थोड़ा सा। तो अब ये यहाँ तक बात हो गई। अब आगे कुछ पॉइंट्स और देख लें।
अच्छा, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोमोटर रीजन में बाइंडिंग साइट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्रोमोटर रीजन के अंदर जो बाइंडिंग साइट हैं, वो कौन कितने हैं, वो बेसिकली जो बाइंडिंग साइट हैं, एक तो बाइंडिंग साइट है प्रोकैरियोटिक की अगर मैं बात करूं, तो उसका है टा टा एट। इस टाटा एट को -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको -10 सीक्वेंस भी कहते हैं। और दूसरा प्रोमोटर के अंदर बाइंडिंग साइट जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में TTGACA, TT गासा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको -35 सीक्वेंस भी कहते हैं। अब क्या मतलब है -10 सीक्वेंस का, और क्या मतलब है -35 सीक्वेंस का? ये तो आपको पता लग गया है कि टा टा क्या है, ये थाइमिन एडेनिन, थाइमिन एडेनिन, एडेनिन थाइमिन, ये थाइमिन थाइमिन ग्वानिन एडेनिन साइटिनसिन ग्वानिन, ये तो आपको पता है। लेकिन इनको इनको -35 और -10 सीक्वेंस क्यों कह रहे हैं? तो अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि ये एक एरिया है जहाँ से ये डीएनए का सेगमेंट है, जहाँ से क्या बनेगा, जहाँ से जीन जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जहाँ से मैसेंजर आरएनए बनेगा। वो जीन जहाँ से मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इसमें स्टार्ट में, इस जगह पर स्टार्ट में ये जो रीजन मौजूद है, इसको हम कह रहे हैं प्रोमोटर रीजन। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं प्रोमोटर रीजन। और इसके एंड में जो रीजन है, ये वाली जगह जहाँ पर जीन एक्सप्रेशन खत्म होगा, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं टर्मिनेटर रीजन। अब मिसाल के तौर पे जो आरएनए बनना शुरू होगा, ये इसको, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ 0, यहाँ से आरएनए बनना शुरू होगा। अब 0 से आगे की तरफ आप जाओगे तो क्या होता जाएगा? पॉजिटिव। 0 से आगे की तरफ जाओगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। और 0 से जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होगा? तो होगा नेगेटिव। यानी 0 से आप पीछे की तरफ जाओगे तो नेगेटिव शुरू हो जाएगा ना। अब मिसाल के तौर पे इस जगह पर प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इस जगह पर, जहां पर क्या है -10, जिसको मैं कह रहा हूँ, यानी 0 से आप पीछे गए -1, -2, -3, -4, और ये आ गया -10, और इससे मजीद आगे चले गए तो ये -35। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर -10 पर कौन सा सीक्वेंस लगा हुआ होगा? -10 पे लगा हुआ होगा एक सीक्वेंस टा टा एट। और -35 पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा? वो होगा टी टी गा सा। अब ये वो दो जगहें हैं जहां पर क्या होगा, जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या होगा? यहाँ पर आकर बाइंड होगा। यहाँ से भी बाइंड हो सकता है और यहाँ पर भी आकर क्या हो सकता है? बाइंड हो सकता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमोटर रीजन में दो बाइंडिंग साइट होते हैं, यानी दो साइट होती हैं जहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर अटैच होता है। एक -10, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के कौन से सीक्वेंस हैं? टाटा एट। और एक -35, जिसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस कौन से हैं? टी टी गा सा। ये इसके सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल के। ये बात समझ में आ गई? ये बात मुझे बताओ, समझ में आ गई कि ये वो जगहें हैं प्रोमोटर के अंदर जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा? एक -10 और -35, क्योंकि जहां पर आरएनए बन रहा है उसके पीछे है ये। जब पीछे है तो इसका मतलब जो पीछे की तरफ है उसको हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं, जो आगे है उसको हम किससे शो कर रहे हैं? उसको हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। तो ये बात किसकी हो गई? ये तो बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसी तरीके के जो रीजन होते हैं वो किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ऐसे ही रीजन मौजूद होते हैं प्रोमोटर साइट पर। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमोटर साइट पर जो है वो रीजन देखें, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ये रीजन होते हैं, एक तो होता है टा, उसमें टाटा एट नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है यूकैरियोटिक सेल में? सिर्फ जो है वो, बाबू पूछ रहे हैं सर प्रोमोटर रीजन में डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा। जी जी, वहां पर डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा प्रोमोटर रीजन में। आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए आगे से बनेगा, सही है ना? स्ट्रक्चरल जो जीन है वहां से बनेगा। अब इधर देखो, टाटा,
इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं माइनस, डाटा को क्या करें, -25 सीक्वेंस, इसको हम क्या कहते हैं, -25 सीक्वेंस कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर जो होगा वो होगा कैट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको -70 सीक्वेंस भी जो है वो कह सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि यूकेरोटिक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यूकेरोटिक सेल के अंदर भी अगर ये पूरा डीएनए है, ले लेते हैं ये डीएनए। अब इस डीएनए में ये जो जगह है ये प्रोमोटर है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है प्रोमोटर वाला, इसमें इसमें मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। और दूसरा ये टर्मिनेटर वाला बॉक्स बनाया है, यहाँ भी मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं मैसेंजर आरएनए को अगर ब्लू से शो कर रहा हूँ, तो मैसेंजर आरएनए सिर्फ यहाँ बनेगा, इसे सही। यहाँ से इसको अगर हम जीरो ले लें तो ये पीछे माइनस, और ये प्लस प्लस, जहाँ आगे बन रहा है पीछे वाला माइनस। अब जो जो यूकेरोटिक जो सेल्स हैं, वहां पर भी सीक्वेंस है, एक है -25 जहां पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, और एक है -70। प्रोकैरियोटिक में तो -35 पे एंड हो गया था ना, अब यहाँ पर क्या है, -70। अब -25 पर आपको कौन सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मिलेगा, टाटा। और जो -70 पे क्या मिलेगा, ये कैट। ये दो जगह हैं जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर क्या होगा, बाइंड होगा। ने अब ये -10 -35 रेफर किसको कर रहा है, पोजीशंस को कर रहा है कि कितने न्यूक्लियोटाइड छोड़कर ये हैं। यानी इधर से अगर आप काउंट करो तो कितने न्यूक्लियोटाइड छोड़ के ये सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, -25। और यहाँ अगर काउंट करोगे तो ये कितने न्यूक्लियोटाइड छोड़कर शुरू हो जाएगा, यानी काउंट करते जाओ तो -70। यानी जहाँ से डीएनए बनना शुरू होगा, जहाँ से आरएनए बन रहा है, इसके पीछे चलते जाओ, न्यूक्लियोटाइड को काउंट करो, -20 और ये -70। तो हमने देख लिया कि जो है वो बाइंडिंग साइट जो थे प्रोमोटर के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से थे, उसमें हमने ये डिफरेंस भी देखा। अब मैंने आपको बताया था कि डीएनए की जो आरएनए जो बनाना शुरू करेगा वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम जो है, इसमें कितने सब यूनिट्स होते हैं। बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज में जो सब यूनिट होते हैं, एक तो होता है अल्फा सब यूनिट, अल्फा होता है। दूसरा जो है वो बीटा होता है। इसके अलावा जो है वो सिग्मा होता है। तीसरा क्या होता है, सिग्मा होता है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर बनाऊं इसको, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ऐसे अगर मैं बना लूं, एक सब यूनिट ये हो गया, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ बीटा। बीटा के दो सब यूनिट होते हैं, एक बीटा ये हो गया और एक बीटा ये हो गया। तो कितने सब यूनिट हो गए, दो सब यूनिट हो गए बीटा के। इसी तरीके से अगर मैं अल्फा बनाऊं, अल्फा के भी कितने, बल्कि बीटा के जो है वो तीन सभी, एक ये भी अल्फा और दूसरा ये भी अल्फा, चार हो गए। और इसके साथ यहाँ पर एक जो लगा हुआ होगा, किसका सब यूनिट लगा होगा, सिग्मा। तो मतलब दो अल्फा हो गए, दो बीटा, बीटा हो गए, और एक सिग्मा। तो टोटल कितने हो गए सब यूनिट, टोटल 5 सब यूनिट हो गए। अल्फा 2, बीटा 2 और सिग्मा क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब एक और चीज देख लो, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ना, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम कोर एंजाइम कब कहेंगे, और इसको हम होलो एंजाइम कब कहेंगे। अब बस सिंपल सी इतनी सी बात याद रखो, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या होता है, जब सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं होलो एंजाइम। यानी अभी जो मैंने एंजाइम आपको बनाकर दिखाया था वो कौन सा था, वो था होलो एंजाइम। और कोर एंजाइम क्या होता है, अगर आप आरएनए पॉलीमरेज में से क्या निकाल दो, आरएनए पॉलीमरेज में से सिग्मा फैक्टर को क्या कर दो, माइनस कर दो, सिग्मा फैक्टर निकाल दो, तो ये कौन सा इस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोर एंजाइम। मिसाल के तौर, अभी ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये अल्फा, ये
दो अल्फा हो गए, दो बीटा हो गए, और ये जो मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ रेड से, ये क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा। अभी इसको हम क्या कह रहे हैं, जब ये सिग्मा इसके साथ लगा हुआ है, इसको हम कह रहे हैं होलो एंजाइम। इसको क्या कह रहे हैं, होलो एंजाइम। अब मैं अगर सिर्फ इतना काम करूं कि इस होलो एंजाइम में से ये सिग्मा जो है वो निकाल दूं, जब मैं सिग्मा निकाल दूंगा तो अब मैं इसको क्या कहूंगा, अब मैं इसको होलो एंजाइम नहीं कहूंगा। अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोर एंजाइम। असल में इस सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, चलो ये बता देता हूँ। इस सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, सिर्फ यहाँ पर क्या काम करता है ये सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर सिर्फ इतना काम करता है ये, कि ये मिसाल के तौर पे ये एक जीन है, और उसका ये जो है वो प्रोमोटर साइट है। ये क्या है, प्रोमोटर साइट। और जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो जो प्रोमोटर साइट हैं, तो वहां पर जो सीक्वेंस होता है, एक -10 बाइंडिंग साइट होते हैं और एक होता है -35। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसने आकर इनके साथ बाइंड होना है, इन सीक्वेंस के साथ पहले आके क्या होना है, बाइंड होना है। अब इनको बाइंडिंग जो करवाता है इसकी, इन सीक्वेंस के साथ, इनको बाइंडिंग कौन कराता है, इसकी बाइंडिंग कराएगा सीक्वेंस के साथ कौन सा वाला, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इसको बाइंड कराएगा इन सीक्वेंस के साथ, इसके साथ या इसके साथ। और जब वो बाइंड करा देगा, सिग्मा फैक्टर जब इसको बाइंड करा देगा इसके साथ, तो सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल जाएगा। सिग्मा फैक्टर यहाँ से बाइंड कराने के बाद क्या होगा, निकल जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर जो है वो, जो आपका होलो एंजाइम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा कोर एंजाइम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा फैक्टर का काम सिर्फ क्या है। सिग्मा फैक्टर का सिर्फ काम इतना है कि वो प्रोमोटर साइट के साथ आरएनए पॉलीमरेज को क्या करा रहा है, बाइंड करा रहा है। अभी इधर वो देख लें। एज आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर, द डीएनए डुप्लेक्स बिकेम अनवाइंड। अब उसी तरह से होगा, देखो अब क्या होगा, जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जब आपने पढ़ा था उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन में, कि दो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन उनको सेपरेट करने का काम कौन कर रहा था, उनको सेपरेट करने का काम कर रहा था बेसिकली जो है वो, कौन कर रहा था उनको सेपरेट करने का काम, हेलिकेज। लेकिन यहाँ पर जो दो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उनको सेपरेट करने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज का भी कौन सा पार्ट, कोर एंजाइम। होलो एंजाइम नहीं करेगा, कौन करेगा, कोर एंजाइम। अब एक दफा फिर बात कर लेता हूँ कि ये रीजन जो था ये प्रोमोटर रीजन था, ये रीजन जो है यहाँ पर कौन सा वाला रीजन है, ये जो रीजन है दूसरा वाला, ये टर्मिनेटर रीजन है। और जहां पर आरएनए बनना था, इस जगह पर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इनको अलग करने का काम किसने किया, यहाँ पर मैं एंजाइम बना देता हूँ, ये जो है वो आरएनए पॉलीमरेज था जिसने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। अब आरएनए पॉलीमरेज ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया, ये डीएनए डुप्लेक्स जो है वो बिकेम अनवाइंड, ये अनवाइंड हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए। इनके बेस पेयर ब्रोक डाउन हो गए, यानी इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट गए, और एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गए, इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब आप ये देखें, डीएनए की रेप्लिकेशन में तो रेप्लिकेशन बबल बना था, और यहाँ पर ये जो बबल बन गया, ये जो एरिया है ये पूरा, जिसको मैं किस कलर से शो कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल को शो कर रहा हूँ, कौन से, पिंक कलर से ही शो कर देता हूँ। ये पूरा एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो अभी जो हमने बात करी वो क्या बात करी, कि जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ किसके साथ, प्रोमोटर के साथ, तो डीएनए डुप्लेक्स यानी डीएनए के जो दो स्ट्रैंड से अनवाइंड हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, उनके बेस पेयर ब्रेक डाउन हो गए, और बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो डीएनए जो उसमें था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन, जो रेप्लिकेशन बबल बना था और ट्रांसक्रिप्शन बबल जो बना था, इन दोनों में फर्क क्या है, तो वहां पर रेप्लिकेशन बबल जो बनाया था वो बनाया था हेलिकेज एंजाइम ने, और यहाँ पर कौन काम कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है पॉलीमरेज। आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे, आगे बात कर लेते हैं इलोंगेशन फेज की। अब कौन सी वाली फेज शुरू हो रही है, अब फेज शुरू हो रही है इलोंगेशन फेज।
अब इलोंगेशन फेज में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर प्राइमर टू इनिशिएट पॉलीमराइजेशन। अब आपको अगर पता होगा जो डीएनए पॉलीमरेज था उसको जो है वो पॉलीमराइजेशन के लिए यानी नया डीएनए बनाने के लिए क्या किसकी जरूरत थी, प्राइमर की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर जो नया आरएनए बनेगा इस जगह पर, यहाँ पर प्राइमर की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पर प्राइमर की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत थी, जरूरत थी वहां पर किसको, जब डीएनए बनाना था उसको, डीएनए बनाने के लिए 1 आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। अब ये 2 स्ट्रैंड है ना, अब इन दोनों स्ट्रैंड में से आरएनए नहीं बनेगा, सिर्फ एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जो क्या बनाएगा, जो आरएनए बनाएगा। एक स्ट्रैंड है जो क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैंने आपको बताया कि आरएनए जो बनेगा वो भी कैसे बनेगा, वो भी बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन, यानी आरएनए जो बनेगा वो कैसे बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन। तो इसका मतलब अगर ये ऊपर वाला डीएनए 3 to 5 है और नीचे वाले का पोलरिटी 5 to 3 है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पे कौन सा काम करेगा, ऊपर वाला स्ट्रैंड। यानी जो आरएनए बनेगा वो किससे बनेगा, ऊपर वाले स्ट्रैंड से जो है वो आरएनए बनेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये ऊपर वाले स्ट्रैंड पे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पर है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ फिर थाइमिन है और यहाँ फिर ग्वानिन है। तो इस वाले स्ट्रैंड पर क्या होगा, नीचे वाले पर एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, ग्वानिन होगा, एडेनिन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन होगा। अब जो आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ऐड करेगा वो कैसे सीक्वेंस ही ऐड करेगा, ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से ऐड होंगे कि थाइमिन की जगह पर क्या आ जाएगा, एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन की जगह क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा, थाइमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। ऐसे बनेगा ये मैसेंजर आरएनए 5 to 3। अब ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है जिसने आरएनए बनाया है, जिसको देखकर ये आरएनए बना, तो इसको हम क्या क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अच्छा अब आप देखें जो आरएनए का कोड है, आरएनए का जो कोड है ये बिल्कुल कॉपी किसकी है, ये नीचे वाले स्ट्रैंड की कॉपी है। यहाँ ए है तो यहाँ भी है, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी है, यहाँ ए है यानी ये नीचे वाला स्ट्रैंड जो नया आरएनए बना है मैसेंजर आरएनए, इसकी बिल्कुल कॉपी है, यानी इसका कोड सेम ऐसा ही है। हाँ अगर थाइमिन होता तो थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल आ जाता, बाकी चीजें क्या हैं, बिल्कुल इसकी सेम है। तो हम क्या नीचे वाले स्ट्रैंड को कह सकते हैं कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है, नीचे वाले स्ट्रैंड को हम क्या कह सकते हैं, नॉन टेम्पलेट, या इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड कह लें, या इसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सेंस है बिल्कुल वही बन रहा है जैसे मैसेंजर आरएनए सेम इसका ऐसा है। लेकिन अगर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री हैं किसके, मैसेंजर आरएनए के, यानी जो मैसेंजर आरएनए बना है और उसके और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। थाइमिन की जगह एडेनिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, थाइमिन की जगह फिर एडेनिन हो गए। तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कह सकते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। इस क्योंकि कोई कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है टेम्पलेट स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड एंटी सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, एंटी सेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज मैसेंजर आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस स्ट्रैंड, यानी मैसेंजर आरएनए जो नया बना है वो इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, अदर स्ट्रैंड इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस सेम यही कोड नीचे भी मौजूद है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मजीद हम बात करें, इन इलोंगेशन फेज डीएनए पॉलीमरेज कीप ऑन मूविंग फ्रॉम 5 to 3 एंड ऑफ आरएनए टुवर्ड द टर्मिनेटर रीजन ऑफ द जीन। अब मैंने आपको बताया कि ये आपका जो जीन का जो रीजन है ये ऐसे ट्रांसक्रिप्शन बबल बना लिया दोबारा मैंने, और ये वाला जो रीजन है ये, इसको हम टर्मिनेटर रीजन कह रहे हैं। अब क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, मिसाल के तौर पे ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसने यहाँ न्यूक्लियोटाइड अटैच कर दिए। जब यहाँ न्यूक्लियोटाइड अटैच कर देगा फिर आगे मजीद बढ़ेगा, अब टर्मिनेटर साइड पर आगे क्या होगा, मजीद बढ़ेगा। यहाँ पर अटैच करने के बाद अब कहाँ चला जाएगा, ये थोड़ा आगे मजीद मूव करेगा, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड अटैच कर दिए, यहाँ पर अटैच कर दिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, मजीद आगे चला जाएगा, मजीद यहाँ से ये थोड़ा आगे चला गया इधर,
ये यहाँ पर आगे चला गया और यहाँ पर भी मजीद अटैच कर दी। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है इन इलोंगेशन फेज में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज कीप ऑन मूविंग फ्रॉम 5 to 3, यानी 5 to 3 ये 5 है और ये 3 है, यानी सिर्फ कंटिन्यू मूव करता रहेगा और आखिर में ये कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा टर्मिनेटर रीजन पर पहुंच गया। अब एक और बात देखो, टर्मिनेटर रीजन पे तो पहुंच गया, लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी है कि जब ये नया न्यूक्लियोटाइड बन अटैच होंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ थायमिन था, यहाँ ग्वानिन था, यहाँ साइटोसिन था, यहाँ एडेनिन है, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ ग्वानिन है। अब यहाँ पर आकर अटैच हुआ, क्या अटैच हुआ, एडेनिन। सही, इनके दरमियान में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ पर साइटोसिन आया तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ ग्वानिन आया तो यहाँ पर भी साइटोसिन, यहाँ ग्वानिन आया। एडेनिन है, एडेनिन की जगह कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है, लेकिन क्योंकि आरएन है तो यहाँ यूरेसिल आएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यानी अब ये मैसेंजर आरएनए भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन आप एक बात याद रखें, जब आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता जाएगा ना, जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे चलता जाएगा, पीछे वाला जो इनके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होते चले जाएंगे। ये क्या होते चले जाएंगे, ऐसे ब्रेक होते जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ निकलता जाएगा, बाहर। और फिर जब ये एंड पर पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर एंड पर, तो ये तमाम बॉन्ड्स टूट जाएंगे और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ निकल जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो चलें, अभी मैंने फिलहाल आपको आज जो है ये सिर्फ जो है वो इलोंगेशन फेज तक बताया है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको ये टर्मिनेशन फेज जो है वो नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये करो कि मुझसे इससे रिलेटेड जहाँ आपको कोई क्वेश्चन आपने करने हैं, यहाँ पर आपको समझ नहीं आई है कोई बात, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन करो।